हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ये लाइव सेशन है। डेली आपकी क्लासें होती हैं। 31 जनवरी की स्पेशल लाइव क्लास। तो आज की क्लास वेरी स्पेशल है। हिंदी, जीके और रीजनिंग ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। जो भी इंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जितने प्यारे भाई बहन किसी भी वर्ग से हो, चाहे साइंस वर्ग से हो, आर्ट वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो या एग्रीकल्चर वर्ग से हो, सभी के लिए एक ये रामबाण क्लास है। यानी 31 जनवरी की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर रोज आपको लाइव सेशन 11 बजे से मिलता है। बिल्कुल सरकारी सीट की तैयारी यहां से जुड़ करके आप कर पाएंगे। थोड़ा सा आज सेशन आपका लेट हो गया है। चलिए स्टार्ट कर लें। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से बता दीजिए एक बार, सभी लोग रेडी हैं? वॉइस क्लियर आ रही है? सेशन बफरिंग तो नहीं कर रहा है? सब कुछ ओके ओके है? एक बार कमेंट कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नए जोश और जुनून से सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को। थोड़ा सा लेट हो गया आज, उसके लिए सॉरी। चलिए, हिंदी, जीके, रीजनिंग ये सभी के लिए कॉमन है। एक बार पैटर्न देख लीजिए। यूपी बीएड की बात करें अगर, तो यूपी बीएड में क्या होता है, यूपी बीएड की अगर बात करें तो यूपी बीएड की परीक्षा कैसे होती है। एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फटाफट से देख लेंगे। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन। पहले पेपर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जीके होता है और दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी होता है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं है तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन रहते हैं ये। इसके बाद दूसरे पेपर में आएंगे तो दूसरा पेपर जो होता है, इसमें पहला पार्ट रीजनिंग का होता है, दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं। अब सब्जेक्ट की बात यहां पर कर लेते हैं। मान लीजिए आप आर्ट वर्ग से हैं तो आर्ट के 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, या आप साइंस वर्ग से हैं तो साइंस के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या आप कॉमर्स वर्ग से हैं तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एग्रीकल्चर वर्ग से हैं तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। माइनस मार्किंग 1/3 होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 200 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 400 नंबर के। राइट, अब शुरू कर लेते हैं, पहला पेपर करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। सभी प्यारे भाई बहन इस पे टूट पड़ो और जल्दी से आंसर करके दिखाओ। देखे जरा किसे किसे इस प्रश्न का सही उत्तर आता है। सामान्य ज्ञान यानी जीके से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, खंड आ सामान्य ज्ञान। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस्बेस्टॉस से अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, बताइए भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। दोस्तों, 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की प्राचीनतम या प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। राइट, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? निम्न में से आपका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, मसूरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? यूके में है। यूके यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर चौथा नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जल्दी से बताइए। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है।
तो 1949 में, ध्यान रखना 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5वां नंबर है। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें। 5वें नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे डी। दोस्तों यौगिक ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 वर्गों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 6ठा नंबर है। 6ठे नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। 6ठे नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। 7वें नंबर प्रश्न में देखिए पूछा क्या जा रहा है कि बताइए अशोक का मानसेहरा तथा सहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ध्यान दीजिए, अशोक का मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख, या ये कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो 7वें पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरोष्टी लिपि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 8वां नंबर है। इसमें पूछा गया कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चीनी उद्योग में। निम्न में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वां नंबर है। आपसे पूछ रहा है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 9वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्या करोगे? किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां नंबर है। 10वें नंबर में आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 की तैयारी यहाँ पर चल रही है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? मुंबई अपतट क्षेत्र। भारत का खनिज तेल क्षेत्र है मुंबई अपतट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर है। ऐसा ही हुबहू पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 11वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, सी राजगोपालाचारी। क्या करेंगे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 12वें नंबर में आपसे यहां पर ये कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बारहवें नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे लद्दाख और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 13वां नंबर प्रश्न। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, छतों पर की जाती है, शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, या फिर पहाड़ों की चोटियों पर की जाती है?
दोस्तों सोपान कृषि की अगर बात करें तो सोपान कृषि जो है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है, बताइए कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। आपसे ये पूछ रहा है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। अभिकेंद्र बल के समान होता है। तो राइट आंसर यहां पर 14 में क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी कर लोगे। 14 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? शुद्ध जल में अगर डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्या करेंगे? घट जाता है। ध्यान देना, पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सुपरनोवा एक पुच्छल तारा है सॉरी, या ग्रहिका है, या विस्फोटी तारा है, या ब्लैक होल है? तो सुपरनोवा दोस्तों एक विस्फोटी तारा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो 17 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? किस पाक शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? 18 नंबर पे राइट आंसर ए कर लेंगे, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। इसमें यह कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? 19 पे राइट आंसर क्या होगा? भाई गिरगिट रंग बदलता है, देखा होगा आप लोगों ने, जानते भी होंगे। तो किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि गिरगिट रंग बदलता है? तो 19 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ण की लवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर वर्ण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 20 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं, घेंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, घेंगा, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है 21 नंबर में कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? गुड मॉर्निंग शिवांगी, गुड मॉर्निंग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, लार जो है, लार ये किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? 22 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है।
22 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। 23 नंबर पे आ जाइए। 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? कौन सी स्थिति है जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से या सही रूप में निरूपित करती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है तब, या जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है तब, या जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 23 में, कि जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। 24 नंबर में आपसे कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? दोस्तों 24 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान देना, डॉक्ट्रिन आ जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन से डलहौजी ध्यान रखना, भूलोगे नहीं, डॉक्ट्रिन से डलहौजी ध्यान रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे ये रहा आपके स्क्रीन पे। 25 नंबर प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद ने किया, विनोबा भावे ने किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया, या जमाना लाल बजाज ने? जमना लाल बजाज ने। तो भैया 25 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है खुश रहो खुश रहो। आशीष मोर गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 26 नंबर में आपसे कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने, या मोहम्मद अली ने, या मोहम्मद इकबाल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई ये सैयद अहमद खान ने की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 27 नंबर है। 27 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है, कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 28 नंबर है। इसमें पूछा गया आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट, के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो किसके नक्शे में आ गया है? यूरेनियम, कोयला, टंगस्टन, बॉक्साइट। 28 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे यूरेनियम डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है ये आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पूछा गया है 29 नंबर में कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग, बुनियाद, रामायण, शांति। दोस्तों यहां पे आपका जो सही आंसर है 29 नंबर में हो जाएगा हम लोग, जो कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 30 नंबर है।
30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 30 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे। अजंता चित्रकारी जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो 30 में ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शालीमार बाग। 31 नंबर में पूछा गया है कि शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, लद्दाख में। निम्न में से राइट आंसर कर लेंगे। श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग स्थित हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये रहा, 32 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। 32 में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। 33 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा। 33 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप लोग कर लेंगे। शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, तो बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक गुरु थे वो शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे ये पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। 34 नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। पैंतीस नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा बर्खास्त करना। ये संसद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। 36 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो पृथ्वी पर सूर्य का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब होता है तो इसके कारण से ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 37 नंबर है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित खेती की जाती है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित खेती की जाती है, बताइए। 37 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर है। इसमें कह रहा है खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। दोस्तों 38 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। तो राइट आंसर क्या करोगे, डी यहाँ पे चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर है। आपसे कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है।
कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से? दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट होगा, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 40 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? शालिनी यादव बेटा गुड मॉर्निंग है अभी। 40 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर है, आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि झूम है एक, झूम है एक, झूम क्या है? लोक नृत्य है, जनजाति है, कृषि का एक तरीका है, या नदी घाटी का नाम है? बताओ जरा सा। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। और सेशन और प्रश्न आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके हमें इंडिकेट जरूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। 41 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा झूम एक कृषि करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि गोवा की स्वीकृति राजभाषा, गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है? कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है, गुजराती है? तो भैया सीधी सी बात है, मराठी और गुजराती तो गोवा की है नहीं, तो पुर्तगाली होगी या कोंकणी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल काटी कब जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो 44 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, यूरोप। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहां पर ये पूछ लिया गया है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? प्रियंका यादव गुड मॉर्निंग, महिमा गुड मॉर्निंग। चलो 45 नंबर पे राइट आंसर यहां पर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है 46 नंबर में कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया रूप दिया या नया स्वरूप दिया, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? बताइए जरा, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 47 नंबर है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सालों साल वह शांत रहा, उसके बाद में उसने विस्फोट किया, तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाएंगे? इनको बोलते हैं सुसुप्त। क्या बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या राइट होगा? बी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है बताइए 48 में कि सिखों की लिपि है, यानी सिखों की लिपि कौन सी है? भाई पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है ना, तो सिखों की लिपि क्या होगी? गुरुमुखी होगी, सीधी सी बात है। राइट आंसर क्या करोगे? डी कर लोगे, क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन है, मोनालिसा क्या है? ऐसे ही प्रश्न आते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में,
2023 में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो करके देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। हिंदी इसके बाद में, फिर रीजनिंग। तो मोनालिसा क्या है? ये दोस्तों मोनालिसा एक चित्र है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये 50 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी की डलिया कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना घास प्रदेश। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? 50 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण घास प्रदेश, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीके के 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन वहां छपा होगा, लेकिन इसी से मिलते जुलते टॉपिक यही रहते हैं। चलिए आ जाएंगे भाषा, हिंदी। पहला क्वेश्चन 51 नंबर, यम का पर्यायवाची क्या होगा? यम का पर्यायवाची क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। दोस्तों यम का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो यम का पर्यायवाची सूर्य पुत्र भी है, धनराज भी है, कीनास भी है। तो राइट आंसर क्या करोगे? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो लोग कर रहे हैं सभी प्यारे भाई बहनों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर है। 52 में यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम 52 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या करोगे? प्रगतिशील का विलोम होता है, बस केवल लगा देंगे आगे छोटा आ, तो आ प्रगतिशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है परस। तो परस का तत्सम शब्द बताइए। परस, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? 53 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पर्श। देखिए परस का तत्सम शब्द पूछा गया है तो स्पर्श होता है, ध्यान रखिएगा सभी प्यारे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले इसका राइट आंसर कर लीजिए। परस का तत्सम शब्द क्या होता है? स्पर्श होता है। अब तत्सम शब्द होते क्या है? वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। अनन्य शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? तो 54 में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या है? 55 नंबर प्रश्न में राइट आंसर करेंगे। दोस्तों निर्भय का संधि विच्छेद होता है निहि धन भय, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? 56 पे राइट आंसर। पीतांबर में कौन सा समास है? इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान नहीं है, जो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है वो प्रधान है। तो राइट आंसर क्या करोगे? तीसरा अर्थ किसमें निकलता है? बहुव्रीहि समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 57 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? जल्दी से बताओ। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? 57 नंबर पे देखें कौन कौन सही आंसर दे पा रहा है। सत्तावन में महिमा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो भैया यहां पर पूर्व पद अव्यय मिल रहा है। पूर्व पद अव्यय जहां पर मिलता है, जहां पर पूर्व पद आपको मिले अव्यय, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। यहां पर भी आपको पूर्व पद अव्यय मिल रहा है, तो राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी कर लोगे, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 58 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। भाई किसी काम में पूर्ण यानी पूरी तरह से मन लगाने का क्या अर्थ है। इसके लिए एक शब्द में हो जाता है दत्तचित्त। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ हो जाता है, मतलब एक शब्द हो जाता है दत्तचित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है 59 नंबर। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। 59 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, श्री लाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, बताइए कि 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, गौरी शंकर में समास बताइए। देखें कौन कौन यहां सही कर पा रहा है, किसको समास आते हैं। 61 नंबर पे गौरी शंकर में समास। 61 नंबर पे सबसे पहले आंसर आया महिमा का, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आंसर आया बबली यादव, ऑप्शन नंबर ए। और भी लोग आंसर करिए। बाटू पटेल, ऑप्शन नंबर डी। शालिनी यादव, ऑप्शन नंबर डी। पुनीत कुमार, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो गौरी शंकर, समास विग्रह जब आप करते हो तो क्या बनता है, गौरी और शंकर। तो इसमें दोनों पद प्रधान हैं और समास विग्रह करने पर और से जुड़ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर है चतुरानन। चतुरानन में कौन सा समास है बताइए। चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में कौन सा समास है। बहुत बढ़िया, शालिनी यादव, ऑप्शन नंबर डी। काजल, ऑप्शन नंबर बी। बबली, ऑप्शन नंबर बी। महिमा, ऑप्शन नंबर बी। नेहा रावत, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 62 पे राइट आंसर, सॉरी हाँ ठीक है, 62 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीय समास। चतुरानन में क्या करोगे, बहुब्रीय समास कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन है जो कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने पढ़ा दिए हैं ये टॉपिक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दोस्तों कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, यानी स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर 63 में आप क्या करोगे, देखिए वामा स्त्री का पर्यायवाची है, वनीता भी है, तीय भी है, शकुंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन स्थायी भाव है। निम्न में से कौन स्थायी भाव है। शंका, आलस्य, अमरस, वात्सल्य। निम्न में से राइट आंसर क्या है। 64 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करेंगे, 64 में राइट आंसर हो जाता है वात्सल्य, जो कि स्थायी भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 65 नंबर। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, आपसे पूछ रहा निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है। छियासठ नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, रूपक, जो कि छंद का उदाहरण नहीं है, अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है, इसमें कह रहा है कि किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है। 67 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलंकार। क्या करेंगे आप सभी लोग, 67 नंबर में अलंकार, वेरी गुड। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है, तो अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पूछ ये रहा है कि उत्तर कह रहे हैं, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, इसके लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है। ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु। मुंह में राम बगल में छुरी, 68 नंबर पे राइट आंसर पहला ही सही होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर कर लेंगे वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा शब्दालंकार है, तो वक्रोक्ति शब्दालंकार है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे लाइक करके हमें इंडिकेट ज़रूर करिए, जिससे कि आगे के आने वाले लाइव सेशन, लाइव क्लासें आपको समय से मिल पाएँ। डेली आपकी जो क्लास है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 11 बजे से क्लास होती है। आप ज्वाइन करके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न कौन अर्था अलंकार है। निम्न कौन अर्था अलंकार है। 70 पे राइट आंसर क्या करेंगे, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, स्वभावोक्ति, जो कि अर्थालंकार का भेद है, स्वभावोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा 71 नंबर है, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है बताइए कौन संचारी भाव का उदाहरण है। कौन संचारी भाव का उदाहरण है। 71 पे राइट आंसर आपका क्या है। 71 पे राइट आंसर क्या होगा भाई, कौन संचारी भाव का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेंगे, गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, इसमें है विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि जुगुप्सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना निम्न में से कौन सी। तुलसीदास की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन में रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, साहित्य लहरी है। 73 में देखिए, रामचरितमानस कवि तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, ठीक है, और साहित्य लहरी तुलसीदास की नहीं है। राइट, प्लेलिस्ट में अनुज शर्मा प्लेलिस्ट में मिलेगी क्लास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर है, यहाँ पर आपसे ही पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। 74 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, विभीषिका। शुद्ध शब्द कौन सा है, विभीषिका।
ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे, बिल्कुल प्योर शुद्ध देशी घी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है ये संदेहवाचक है कि संकेतवाचक है कि विस्मयादिबोधक है या विधिवाचक है? आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाक्य किस प्रकार का है। जैसे हमने आपसे बोला कि यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, तो ये संकेतवाचक है 75 में कि संदेहवाचक है? संदेह नहीं है इसमें कोई, ये संकेतवाचक है कि यदि वर्षा ना होती, तो संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे, बी, संकेतवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का अर्थ है? घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का अर्थ है? जल्दी से बताएंगे, 76 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर लोगे। नेहा रावत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाटू पटेल, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। रक्षा मिश्रा, आपका भी सही है। शालिनी यादव, बहुत बढ़िया। देखिएगा, घनिष्ठ मित्रता किसका अर्थ हो जाता है? दांत काटी रोटी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सपरिवार में उपसर्ग बताइए। सपरिवार में उपसर्ग क्या होगा? आपके घर में इनविटेशन कार्ड आता है, जो लोग हिंदी में लिख के देते हैं वो सब परिवार लिख के देते हैं। बहुत ज़्यादा आप घनिष्ठ हैं, उनसे मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास के हैं, प्रेम व्यवहार ज़्यादा है, तो लिख के देते ना कार्ड में, इनविटेशन में आपका नाम, नीचे फिर सब परिवार। हाँ, तो 77 में राइट आंसर क्या करोगे? जो उपसर्ग है वो यहाँ पर क्या होगा? सा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या करेंगे आप? जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 78 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्वस्त। क्या हो जाएगा? विश्वस्त हो जाएगा। यानी जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है विश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 79 नंबर है। आपसे यहां पर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या है? निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या है? भाई हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी होती है। 79 पे क्या करोगे आप? विषाद कर लोगे। दुख मत करना, दुख गलत हो जाएगा फिर। हर्ष का विलोम करना है तो विषाद करेंगे, विषाद, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दुख दुख मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, मजेदार। ऑप्शन नंबर सी कहां गया? ये है। इसमें आपसे 80 नंबर में पूछ रहा है, बताइए हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का, शिव का, विष्णु का, बादल का? निम्न में से राइट आंसर क्या होगा 80 में? तो गणेश कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 81 नंबर है। आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? उन्हें हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, या फिर तत्पुरुष समास कहते हैं। 81 पे देखिए, द्वंद्व समास में समास विग्रह होता है। जैसे हमने बोला पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य है ना। अभी प्रश्न एक आपने किया था गौरी शंकर, गौरी और शंकर, वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय की बात करेंगे तो नीलकमल हो गया। तत्पुरुष की बात करेंगे तो तत्पुरुष में जैसे हमने आपसे बोल दिया गौशाला, गौशाला यानी गायों के लिए शाला। तो ये तीनों में ध्यान रखिएगा कि समास विग्रह करने पर विग्रह होता है। लेकिन अव्ययीभाव समास में जैसे हमने बोला आजन्म, आजन्म बोला, तो यहां पर कौन सा समास है? पूर्व पद अव्यय मिल रहा है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यहां पर आपको कोई भी विग्रह नहीं मिलता है। ठीक है,
ये भी डेफिनेशन बन सकती है कि कौन सा मतलब समास विग्रह अव्ययी भाव के लिए, कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, यानी जिन पदों का समास विग्रह ना हो या जिस शब्द में समास विग्रह ना हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, सूर्योदय में पूछा गया है कि सूर्योदय सूर्य धनुदय किस संधि का उदाहरण है। संधि कौन सी है इसमें। 82 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे, तो गुण स्वर कर लोगे। क्या कर लोगे, गुण स्वर। क्या करोगे, गुण स्वर करोगे। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 83 नंबर है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। ये टॉपिक सब पढ़ा चुका हूं, ये सब टॉपिक पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएंगी। 83 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, दही। ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 84 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अविकारी नहीं है। अविकारी नहीं है, अविकारी नहीं, ध्यान देना, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि अविकारी नहीं है। दोस्तों 84 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, हाथी। ये अविकारी शब्द नहीं है, क्योंकि हाथी से हथिनी बन जाता है, इनका रूप बदल जाता है, लेकिन अविकारी शब्द का रूप नहीं बदलता। यहाँ का रूप नहीं बदलता, इधर का रूप नहीं बदलता, उधर का रूप नहीं बदल सकता। जैसे ये शब्द प्रयोग होते हैं ये अपने उसी शकल में ही प्रयोग में लिए जाएंगे। कहीं देखा है आपने कि यहाँ का कुछ और लिख दिया हो, इधर का कुछ और लिख दिया हो, उधर का कुछ और बना करके प्रयोग में लिया गया हो, नहीं होता ना। तो अविकारी शब्द बदलते नहीं है इनके रूप, ध्यान रखना। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, अगर पता लगाना आ जाए तो कैसे पता लगाओगे, समझ गए होगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 84 नंबर है, आपसे यहाँ पर ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर 85 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये अनिश्चित नहीं है बोला है ना, ये नहीं है बोला है, तो 10 जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, काउंटेबल है। लेकिन कुछ, कई और सब ये कैसे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान देना, ये जो 3 विकल्प दिए हैं बी सी डी, ये कैसे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन ये 10 जो दिया गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 86 नंबर है, आपसे पूछ रहा निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर वाकई में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करके हमें ज़रूर इंडिकेट कर दें, जिससे कि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आदमी है, औरत है, विद्यार्थी है, भारत नहीं है। भारत शब्द जो है ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 87 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन एक है जो कि तत्सम शब्द है। तत्सम बोले तो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में अपने हूबहू यानी अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। राइट। तो आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 87 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, औरत। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औरत जो कि तत्सम शब्द है 87 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 88 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहां पर ये कह रहा है कि किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है।
किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं? कौन सा ऐसा एक स्वर है जिसको अगर प्रयोग में लेते हैं तो कोई भी चिन्ह नहीं लगता है मात्रा का? इसका मात्रा चिन्ह है, इसका भी मात्रा चिन्ह है, इसका भी मात्रा चिन्ह है, लेकिन इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या राइट करोगे आप? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। दोस्तों 89 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगही। ध्यान रखिएगा, मगही। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मगही। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है 90 नंबर। आपसे यहां पर ये कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, थोड़े दिन का सुख। भाई 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 91 नंबर है। यथार्थ, चलिए बताइए, यथार्थ शब्द में समास कौन सा है? यानी यथार्थ किस समास का उदाहरण है? दोस्तों इसका समास विग्रह नहीं हो सकता है, इसका समास विग्रह नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पूर्व पद हमको मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है? ये अव्यय मिल रहा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जब पूर्व पद अव्यय मिलता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, और इसका समास विग्रह नहीं होगा। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? चलो बताओ, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? समास विग्रह करिए, आपको पता चल जाएगा। मुंह तोड़ 92 पे, मुंह को तोड़। तो यहां पर कारक चिन्ह का लोप हुआ, इस शब्द में कारक चिन्ह का लोप है ना, समास विग्रह भी हो रहा है। ठीक है, को मिल रहा है कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष समास है। अगर पूछेगा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप क्या करोगे? को परसर्ग किसका होता है? कर्म का होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पाप पुण्य। लो, इसी का अभी उदाहरण मैंने दिया था, आ गया प्रश्न। यही उदाहरण मैंने दिया हुआ था अभी जब प्रश्न आपको समझा रहे थे, तो देखो यही प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ऐसे ही पेपर में भी आपको लगेगा, जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा और पेपर जैसे ही आप देखोगे, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, इसका ये आंसर है, अरे ये भी पढ़ा हुआ है, इसका ये आंसर है, अरे इसका तो ये आंसर, ये भी पढ़ा, सब पूरा ही पढ़ा हुआ आ गया। पेपर कितना आसान है, मजा ही आ गया। फिर तो ये सुनना चाहते हैं बस, अच्छा लगता है, फिर लगता है कि हाँ भाई आपके लिए मेहनत हुई है। चलो 93 पे राइट आंसर क्या करेंगे? अभी तो शुरुआत है भैया। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? पहले तो ये जानकारी आपको देनी होगी ना कि पेपर कैसा आता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कैसे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे करना है। इसीलिए तो पेपर लेके आते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं स्लाइड में कि एक एक क्वेश्चन लेके आए, बार बार खिसकाएं, बार बार धड़ाधड़ करते हुए चले चलो। पेपर में जब करोगे ना तो पेपर वाली फीलिंग्स आएगी कि हाँ भाई पेपर ऐसे ही मिलेगा, तो उसी तरह से आपने प्रैक्टिस की हुई तो धड़ाधड़ करते चले जाओगे। अब एक एक क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सबका अलग अलग है। चलो 93 पे आ जाएंगे। पाप पुण्य का समास विग्रह करोगे तो क्या बनता है? पाप और पुण्य। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? समास विग्रह करने पर और का प्रयोग कर रहे हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे के विपरीतार्थक है। सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है दाज्यू। 94 नंबर प्रश्न में, दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी किसकी रचना है? 94 में दाज्यू कहानी किसकी रचना है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, क्या नाराज हैं क्या भाई? सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग? सेशन को लाइक कर दिया करिए, अगर आपकी इच्छा करे, दिल करे तो सेशन को लाइक जरूर करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। 94 पे राइट आंसर करेंगे, दाज्यू कहानी किसकी रचना है?
तो 94 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखर जोशी की रचना है। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? शेखर जोशी की, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 95 नंबर। जूही की कली, क्या है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। 95 में राइट आंसर क्या करोगे? निराला कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 96 नंबर है, आपसे पूछ रहा है ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट तार्ज है? ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट तार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनपुरी। तो 96 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 97 नंबर है। 97 में आपसे कह रहा कौन सी रचना रेणु की नहीं है? कौन सी रचना रेणु की नहीं है? 97 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया 97 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 98 नंबर है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? 98 पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, अलंकार को काव्य की आत्मा का, ध्यान रखना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 99 नंबर प्रश्न है, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? नाइनटी 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, प्रवज्या। प्रवज्या शुद्ध शब्द है ये, प्रवज्या शुद्ध शब्द है ये, ध्यान देना। प्रवज्या, ना तो वा के ऊपर उड़ंती रा लगेगा, ना तो वा में विसर्ग वाला रा लगेगा, ना तो ए की मात्रा लगेगी। तो ध्यान रखना है, प्रवज्या होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तुम खाओ, एक छोटा सा सेंटेंस है, तुम खाओ। कह रहा किस प्रकार का वाक्य है ये? भाई प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तभी होता है जब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं है। तुम खाओ क्या आज्ञावाचक है? आज्ञा दी जा रही है यहां पे प्रश्न में, क्यों भाई? निषेधवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि निषेधवाचक में नकारात्मक सेंटेंस होता है। इच्छावाचक है, इच्छा से ये वाक्य नहीं निकलता है, इच्छा से ये वाक्य नहीं निकलता है। तो फिर एक ही विकल्प बच रहा है, आज्ञावाचक। जब हमको प्रश्न नहीं समझ आएगा तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भैया 50 क्वेश्चन निपटा दिया आप लोगों ने, 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 50 आपके जीके के थे और 50 आपके हिंदी के। अब इसके बाद आप लोग करेंगे रीजनिंग, तो जल्दी से रीजनिंग भी निपटा लीजिए फटाफट से। अब रीजनिंग भी जल्दी से निपटा लीजिए। खंड आ है सेकंड पेपर। दोस्तों निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम और कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। और चलिए यहां पर देखिए, कबूतर जिस प्रकार से दूसरे पद से संबंधित है, इसमें एक पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है, तीसरा पद ये होता है, ठीक है, और ये चौथा पद होता है। तो जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा पद किस विकल्प से संबंधित होगा? यानी कबूतर शांति का प्रतीक होता है, तो सफेद झंडा, सफेद झंडा जो है ये आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। किसका? आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है, आसान है। चलो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, दिख गया प्रश्न। निर्देश में कह रहा है आपसे, निर्देश में क्या कह रहा है कि दूसरे और तीसरे प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनिए। विषम समूह का मतलब होता है कि ऑड वन ऑप्शन कौन सा है, राइट। चलो आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। ऐसे क्वेश्चन करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि, ध्यान देना दोस्तों मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक
जो विकल्प हमको दिए गए हैं उसमें देखिए पहले दूसरे अक्षर के बीच में रिलेशन को निकाल लेंगे इस तरीके से, दो दो अक्षर का। ठीक है, तो ऐसे आप निकालोगे तो एल से पहले की आता है ना, -1 किया। क्यू से पहले पी आता है ना, -1 किया। डब्लू यू से पहले आता है कि बाद में आता है? डब्लू जो है यू से पहले आता है। कितना पहले आता है? तो -2 करेंगे यहां पे। जेड वाई से, भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि y और z के बीच में अगर अंतर देखोगे तो केवल कितने का है? 1 का। यानी y से z से पहले क्या आता है? y आता है। w से पहले u आता है, q से पहले p आता है, l से पहले k आता है। तो इसमें ऑड वन आपको कौन सा मिला? तो इसके बीच में अंतर कितने का है? देखो 2 का। तो आंसर हमें चट से मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ज्यादा समय इस प्रश्न को करने में नहीं लगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि बताइए विषम समूह कौन सा है। दोस्तों इसमें मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आई कि अरे महीने दिए गए, यानी इसमें महीनों के जो दिन हैं उनके अनुसार देखना है। 31 जुलाई में 31 और सितंबर में 30। तो राइट आंसर आप यहां पर क्या करोगे तीसरे वाले प्रश्न में? क्योंकि देखो मार्च में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं और सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो आपको जो सही आंसर करना है विषम समूह वाला, वो कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर डी। एक बार सभी लोग कमेंट कर देना, सबको समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी हो तो आप बता सकते हैं हमें कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, वाइज नहीं आ रही है, या बफरिंग कर रहा है, या साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई इशू आ रहा हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द में जो जितने अक्षर दिए जाते हैं उन्हीं का ही कोड किया जाता है, कोडिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यदि किसी कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, अब तो कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसको। हो सकता है कि उसी अक्षर में एक जोड़ करके कोडिंग किया जा रहा हो, या हो सकता है कि अल्टरनेट में 1 2 3 4 5 प्लस करके किया जा रहा हो, या माइनस करके किया जा रहा हो, या फिर उनके स्थान बदल दिए जाएं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए हैं, बदल दिए ना इन दोनों के स्थान आपस में। और आगे आप देखोगे कि M और I अपने स्थान पर ही है, फिर DI के स्थान बदल दिए हैं, बदल दिए हैं, फिर TY अपने स्थान पे ही है। तो आप इसके लिए जब कोडिंग करोगे तो कैसे करोगे? OPIL अपने स्थान पे ही रहेंगे, क्योंकि इनका स्थान बदलेंगे फिर इनका स्थान बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ITSC। जरा आंसर मैच करना अपना, जरा आंसर अपना मैच करना आप। अरे उल्टा कर दिया क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने नीचे वाला देख लिया। एक सेकंड रुक जाना, इसको मैंने कर दिया। चलो ये पहले करना था, तो यहां पर देखो क्या बन गया? OP बन गया। इसके बाद में LI वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, फिर TI के अक्षरों को बदल देंगे आपस में, तो क्या बनेगा? IT बनेगा। ठीक है, उसके बाद में CS को वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। तो यहां पर देखो क्या बन गया? OPLIITSTCS। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हुआ। बी नहीं होगा बेटा, वो गलती से मैंने उसको कर दिया था। गलती से क्या कर दिया, मतलब इसको देखते देखते मैंने इसको फॉलो कर लिया। अब देखो आंसर आपका सही आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये फिर से समझा दूं क्या? फिर से समझा दूं? समझ में आ गया सबको कैसे किया गया है? एक बार कमेंट कर दीजिए, सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो कमेंट कर सकते हैं आप। सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तो हमें समझ आता है ना कि हाँ भाई आपको आ गया सब समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब ओके ओके है।
एक बार फिर से जल्दी से कमेंट कर दिया करिए, आपका भी टाइम बचेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा। कह रहा यदि किसी कोड भाषा में, इसमें देखो संकोच वाली कोई बात नहीं है, ये मत सोचा करिए कि सबको आ गया है हमको नहीं आया है तो हम भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाएं कि हाँ भाई हमको भी आ गया, हम सेटिस्फाई, हम कुछ बोले ही नहीं। तो वो मैटर नहीं है यहाँ पे, आपको नहीं आया आप सीधे बोलो हमें नहीं आया समझ में, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और आप समझने का प्रयास करिएगा। चलो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक शब्द दिया गया है, इस शब्द में दिए गए अक्षर हैं, उन्हीं को अरेंज करके कोडिंग किया जाता है। कोडिंग यानी एक हमें कोड बनाया जाता है, ठीक है। कह रहा है जिस प्रकार से ये कोड बनाया गया है, जिस प्रकार से इसको किया गया है, उसी प्रकार से कह रहा उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि पहले इसको समझा कि भैया यहां पर ये दोनों अक्षर जो आपस में लिए गए हैं एच और यू, इनके स्थान क्या कर दिए गए, बदल दिए गए हैं। फिर दोनों अक्षर वैसे की वैसे ही है एम आई, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो अगला अक्षर जो यहां पर है डी आई, डी आई के भी स्थान यहां पर बदल दिए गए हैं, देखो क्या कर दिया गया है, आई डी कर दिया गया है, ठीक है। फिर टी वाई जैसे के वैसे ही यहां पर रखे हैं। तो अब यहां पर कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में इसको भी अरेंज करिए। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ओपी जो पहले और दूसरे अक्षर हैं इनके स्थान बदलेंगे तो क्या बनेगा, ओपी बन जाएगा, पीओ का ओपी बन जाएगा। फिर एल आई को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इनको बदलना नहीं है। फिर टी आई को क्या करेंगे, इनके स्थान आपस में बदल देंगे तो आई टी बन जाएगा। फिर सी एस वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के आपका आंसर देखिए बन गया, उसी भाषा में इसको लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, माधुरी मिश्रा गुड आफ्टरनून। हिंदी के क्वेश्चन हो गए बेटा, आप लेट हो गए। अभी खत्म हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्रिएशन। क्रिएशन में जो दिए गए अक्षर हैं इनके व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दिए होते हैं उसी क्रम में इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले व्यंजनों को लिखना है, उसके बाद में स्वरों को लिखना है। तो स्वर और व्यंजन में डिफरेंस आप जानते हो ना, व्यंजनों की संख्या होती है 21 और स्वरों की संख्या कितनी होती है 5, ए आई ई ओ यू, है ना। तो इस प्रकार से देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले हमें क्या लिखना है, व्यंजनों को लिखना है, क्रम से लिखना है, वर्णमाला के अनुसार, वर्ण है ना, जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना उसके अनुसार। फिर लिखने के बाद में कहता है कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो पहले तो लिखो, जब आप लिखोगे तो यहां पर किस प्रकार से लिखोगे ध्यान देना। पहले व्यंजन लिखना है तो व्यंजन पहले कौन आएगा, हम आई ई ए को छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, स्वर। अब देखो तो पहले कौन आया, पहले आया सी, पहले कौन आया, पहले इधर लिख देता हूं यहां पे, पहले सी आया। उसके बाद में कौन आएगा, सी के बाद में, सी के बाद में आएगा एन, फिर कौन आएगा ओ, ओ के बाद में आर, फिर टी। अब ये बताओ बचा क्या, ई बचा, ए बचा और आई बचा। तो पहले ए आया है, फिर ई आया है, फिर आई आया है, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो कह रहा है कि दाएं से छठे, तो दाएं से छठे यानी 1 2 3 4 5 6, छठे के पास में आ गए, के दाएं तीसरा अक्षर। अब फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि दाएं के दाएं जब डायरेक्शन सेम दी हो, दायां दायां दिया हो तो वहां पर क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं, ठीक है। दायां दायां दिया हो तो वहां पर अंतर ले लेते हैं। तो यहां पर देखो कह रहा है दाएं से 3, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कह रहा एक सेकंड, दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है।
बताओ। अरे गलत कर दिया, देखो कहाँ मेरा ध्यान है, गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत हो गया। इसको थोड़ी यहाँ रखेंगे, ये यहाँ पे आएगा। देखो कहाँ ध्यान, कहाँ है मेरा, बोलने के बाद में भी मैंने गलत कर दिया। सॉरी दोस्तों, सॉरी प्यारे भाई बहन, गलती इंसान से ही होती है। बोल रहा था लेकिन वो यहाँ पे रख दिया मैंने। चलो कोई नहीं, अब काउंटिंग हमें इरेज करनी पड़ेगी, काउंटिंग इरेज करनी पड़ेगी, तभी कहें कुछ गलत हो रहा है क्या, आंसर मैच नहीं कर रहा। चलो यहाँ पर देखो, ये पहले स्थान पे आया, दूसरे स्थान पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ से तीसरे स्थान पे जाओगे तो तीसरे स्थान पे आएंगे तो हमको ई मिल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वो ओ को क्यू के चक्कर में लिखते हुए चले गए। चलो करें आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, छठा नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा, छठे नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कहता है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी बना सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ। इसको नहीं बना सकते हैं, 6 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी को नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास डी नहीं है, ठीक है। इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में डी नहीं दिया है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो शब्द दिया गया है ग्राइंडर, इसको एक कूट भाषा में कोडिंग के रूप में, यानी यहां पर जो कोडिंग की गई है वो न्यूमरल में की गई है, यानी नंबरों में की गई है, ठीक है ना, लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपको कोड दिए गए हैं, जिस अक्षर के दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों से ये बना हुआ मीनिंग है, उन्हीं अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चट से यहां पर आंसर निकालेंगे तो देखो, आर के लिए कौन सा कोड है, 6, तो 6 कर लिया। ई के लिए कोड कौन सा है, 2, तो 2 कर लिए। सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाओ, ये एनडी है, तो एनडी के लिए कोड देखोगे तो चौथा पांचवा कौन सा है, 4, 3। फिर ई आर है, तो ई आर के लिए देखोगे तो लास्ट में 2 6 मिल रहा है, 2 6 हो गया। आंसर यहां पर आपका क्या आ गया, 6 2 4 3 2 6, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है 7 में, ठीक है। फिर से समझना, यहां पर कोडिंग दी गई है, देखो GRINDER कोडिंग दी गई है। 7 इसका कोड है जी का, आर का कोड 6 है, आई का कोड 5 है, एन का कोड 4 है, डी का कोड 3 है, ई का कोड 2 है, आर का कोड 6 है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर भी देखो 6 है, यहां पर भी 6 है, तो कोई चेंजमेंट नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसका कोड बताइए, तो आर का कोड कितना है, 6 है। ई का कोड देखो कितना है, 2 है। एन का कोड कितना है, 4। डी का कोड कितना है, 3। और ई आर का कोड तुरंत 2 6 उठाओ। अब जल्दी अगर हमें आंसर निकालना था तो उसके तरीके और भी होते हैं, लेकिन पहले आप सीखो, धीरे धीरे सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सीधे आंसर आएगा आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नकल करना है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है यदि इसको एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, TALENT। ठीक है, तो इनके इस तरीके से स्थान बदल दिए इसने, इस तरीके से स्थान बदले हैं। तो पहले यहाँ पर क्या आ गया है, L, फिर A, फिर T। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया है देखो, आगे E अपने स्थान पर ही है, N अपने स्थान पे है, T अपने स्थान पे है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। तो क्या करोगे, पहले के 3 अक्षरों को इस प्रकार से बदल दोगे तो O हो जाएगा, X हो जाएगा, E, फिर TIC। आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आंसर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही मिल रहा है। देखिए 1 वर्ष का बीएड का फॉर्म आएगा इस बार, उम्मीद है। ठीक है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, फेक नहीं है इस बार, फेक नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 1 वर्ष का बीएड आना चाहिए। अब क्या होगा आगे, जो भी होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये तो तभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन यानी इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के बीएड में आप एडमिशन ले नहीं पाओगे। ठीक है, फॉर्म आपके जो है ना फरवरी के 2nd वीक में यानी 10 तारीख को आने का पहले अनाउंसमेंट हुआ था, तो भाई 10 तारीख को देखिए फॉर्म आपके आ जाएंगे। तो 10 तारीख से जैसे आपके फॉर्म ऑनलाइन होना आवेदन शुरू होंगे, तो उससे पहले आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, पूरा प्रॉस्पेक्टर आ जाएगा। उस प्रॉस्पेक्टर में सारी डिटेल दी होगी कि 1 साल के लिए बीएड अलाउ है कि नहीं है ना, कैसा क्या है, तो उसको लेकर के आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको बीएड ही करना है तो वो चाहे 1 साल का हो या 2 साल का आपको करना पड़ेगा। अगर 1 साल का होगा तो 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, हालांकि सिलेबस बीएड में डीएलएड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा है। ठीक है, अब सेमेस्टर वाइज होने लगा है तो पहले की अपेक्षा अब रिजल्ट अच्छा जाता है। हाँ हाँ होने की उम्मीद है, सुनने में आ रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लागू हो गई है, तो फिर होने की उम्मीद है 1 साल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफी की ओर इशारा करते हुए कहा। मतलब एक फोटोग्राफ है, मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता, फोटोग्राफ किसी लड़की का है, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका है? तो वह फोटोग्राफ मैथ्यू की भतीजी का है, गलत। मैथ्यू की माता का है, बिल्कुल गलत। मैथ्यू की पुत्री का है, बिल्कुल सही। मैथ्यू की बहन का है, बिल्कुल गलत। ऐसे क्वेश्चन ओरल करना आप सीखोगे, ऐसे क्वेश्चन ओरल करना आप सीखोगे। ध्यान देना फिर से प्रश्न कैसे किया गया है। जैसे जैसे बोलता जाएगा हमारे माइंड में क्या होगा, हमारे दिमाग में एक जो है ना फिगर बनता जाएगा। उसने बोला मैथ्यू अपने मित्र से कहता है, क्या कहा उसने? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? फोटो की ओर इशारा किया और ये कहा कि उस लड़की, ये लड़की की फोटो है, उस लड़की का पिता, उस लड़की का जो पिता है वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माता का इकलौता पुत्र मतलब समझ रहे हैं, वो खुद की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। तो वह जो फोटोग्राफ है मैथ्यू की पुत्री का है। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, मैं फिगर बना दूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में सभी को? कमेंट कर दो एक बार जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन, सभी प्यारे भाई बहन एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सबको समझ में अगर आ गया है तो। ओरल करना सीखना है आप लोगों को। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। चलो ये मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या का पता लगाइए, 10वां नंबर क्वेश्चन है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया और कह रहा लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये जो स्तंभ दिए गए हैं ये किस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं, इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो देखिए सॉल्व करिए, अपना आंसर बताइए। देखिए क्या कर रहा है कि इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करता है। 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई करता है तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो कितना मिलता है, 252। ठीक है, इसी प्रकार से इसका देख लो, 5 छका 30 और 30 अट्ठे 240, इसमें भी गुणनफल मिल रहा है। तो आप एक काम करो ना, ये हमें गुणनफल जो मिल रहा है इसको 6 और 7 से भाग दे दो मल्टीप्लाई करके, तो हमें ये जो तीसरा नंबर है वो मिल जाएगा, हमें जो तीसरा नंबर है वो मिल जाएगा। तो पहले 7 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमें 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर है। यहां पर कह रहा है कि अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें डायरेक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। देखो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। राइट, अब कहा है कि अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर, अनीता ए स्थान से, मान लीजिए ये स्थान, यहाँ से अनीता उत्तर की ओर कितना गई, उत्तर की ओर जाती है और 30 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है इधर की ओर और 4 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है, तो फिर दाएं मुड़ी तो यानी यहाँ से ऐसे मुड़ी, ठीक है, यहाँ से ऐसे मुड़ी, दाएं मुड़ती है और फिर 30 किलोमीटर का सफ़र करती है। आपसे ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो प्रारंभिक स्थान इसका कहाँ था, ये प्रारंभिक स्थान ए है ना, यहाँ पर पहुंच गई है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा ये क्या होगी, ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई। देखो ये 30 हो गई, ये 30 हो गई, तो अगर ये 4 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी, 4 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं से पूछ लेता कि प्रारंभिक स्थान से जहां पर वो पहुंचा है उसकी दिशा क्या है, तो पूर्व दिशा पे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 12वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो 12वें नंबर क्वेश्चन में ध्यान से करना। कह रहा 6 मित्र हैं, ठीक है, मान लिए 6 मित्र हैं। कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ। पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, कहीं की भी ओर मुंह करके बैठे हो, सबका मुख एक दिशा में होना चाहिए बस। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबका मुख एक दिशा में होना चाहिए, हमें पूरब दिशा बना करके नहीं बैठालना है भाई। उसने बोला कि पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब सबका मुख एक दिशा में होगा। तो पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, सी जो है वो बीच में है ए और ई के, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद कहता है कि बी ई के निकटतम दाएं है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी यहां पर होगा तभी तो बी इसके बाईं ओर होगा, ठीक है। आगे बोलता है एफ दाएं छोर पर नहीं है, जो एफ है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो किधर होगा, बाएं छोर पर होगा, यानी इधर साइड पे एफ। अब कह रहा है कि ई के दाईं ओर कौन है, ई के दाईं ओर कौन है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ई के दाईं ओर कौन है, तो ई के दाईं ओर है बी,
ठीक है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि दाईं ओर कितने अक्षर हैं, कितने लोग हैं, बी ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, तो एक दो, कितने लोग हैं, टोटल 2 लोग हैं। तो आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, बी है और डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। सार्थक आरोही क्रम की बात कर रहा है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो यहां पर छोटे से बड़ा हमको लेना होगा आरोही। तो पहले क्या करोगे भाई, छोटे से बड़ा का मतलब ये हो गया कि यानी प्रक्रिया जब नीचे से ऊपर जा रही है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये पहले इतना बड़ा था, उसके बाद इतना बड़ा हुआ, है ना। तो सब कैटेगरी वाइज क्रम से रखते हुए चलेंगे। तो 13वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, तो पहले तो हम जंगल पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से हमें क्या मिलेंगे, जंगल में हमें वृक्ष मिलेंगे ना, और वृक्षों से हमें लकड़ी मिलेगी, और लकड़ी से फर्नीचर बनेंगे। तो किस प्रकार से आपका सही हो गया, 4 2 3 1, 4 2 3 1, कहीं दिया है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 4, अरे उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले जंगल है ना, तो 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा, ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या करोगे, पेयर बना लोगे। तो इसको हम जूम कर ले रहे हैं, करने का तरीका सही सीखो पहले। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आखिरी में आपको क्या मिल रहा है, ए है, फिर ये फिलअप करना है, फिर ये बी है, फिर ए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 4 4 के पेयर अगर बना रहे हैं, जैसे हमने 4 4 के पेयर बना लिया, मान लो 4 4 के पेयर बने ये, तो 4 4 के पूरे पेयर बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 4 का पेयर ना बने। अगर 3 3 का बन रहा है तो 3 3 का पेयर बना के देख लो। जैसे 3 3 का बनाएंगे तो यहाँ पर से तो ए से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ से बी से शुरू हो गया, तो यहाँ से फिर गड़बड़ हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितने कितने का पेयर बनाएंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 3 का पेयर नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि 3 3 का पेयर यहाँ तक तो सक्सेस था, लेकिन यहाँ पर बी से शुरुआत हो रही है, ए से शुरुआत नहीं है। इसलिए क्या करोगे, 4 4 का पेयर बनाओगे। ठीक है, 4 4 का पेयर बनाया, यहाँ पर हमको डबल बी मिला, इसमें डबल बी कर लिया। फिर इसके बाद में ए चाहिए यहाँ पे, और ये यहाँ पर भी क्या चाहिए, ए चाहिए, क्योंकि ये पेयर हमको पूरा पूरा कंप्लीट मिल गया। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ ए, यहाँ पर एक बी की कमी है, बी हो गया। तो क्या क्या यहाँ पर पुटअप किया है इस श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए, तो बी ए बी, ये सही आंसर है। ठीक है, करने का तरीका समझ गए सभी लोग, करने का तरीका समझ गए कैसे करना है, अगर परीक्षा में आएगा तो कर ले जाओगे। चलो, ऑप्शन ये वाला सही था, ठीक है, पहला वाला। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखिए। कोई बात नहीं, इस बार आएगा तो कर लोगे आप। चलिए करिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको अरेंज करिए। तो यहां पर हमें देखना होता है कौन कौन से अक्षर पहले तो कॉमन है। तो यहां पर देखा पी ए आर सभी में कॉमन है, फिर उसके बाद में ये टी है, सी है, यहाँ पे पी ए आर के बाद में सी, यहाँ पर भी टी है, ये डी है, और इसमें एल है। तो इसमें आप जब
देखोगे, कंपेयर करोगे तो ये सी पहले नंबर पे आएगा, डी दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे एल आएगा, चौथे नंबर पे कौन आना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाई आ रहा है और ये टी के बाद में आई आ रहा है। तो वाई पहले आया कि आई पहले आया? पहले आया आई, तो ये चौथे नंबर पे हो गया और ये पांचवें नंबर पे। अब देखो जिस प्रकार से नंबरिंग किया वैसे ही इनको अरेंज कर लो। तो पहले ये आया, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे पांचवा वाला। तो राइट आंसर यहाँ पर देखो जरा, कौन सा राइट आंसर है आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे समझ में? ऐसे आएगा, कर लोगे आप? ऐसे आएगा, आप कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अनुक्रम को पूरा करना है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना, डिफरेंस इनके बीच में पहले पता लगाओ। 6 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। 11 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। उसके बाद में 21 और 26 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। 26 और 36 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 10 है। इस प्रकार से प्लस कर रहा है, बढ़ते हुए चले जा रहा है। पहले 5 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, फिर 5, फिर 10। ठीक है, इसी प्रकार से बारी किसकी है? 5 प्लस करने की। तो 36 में अगर 5 प्लस करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 41। तो सही आंसर क्या हो गया? 41 यानी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये ए पहले नंबर पे आता है, ई पांचवें नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है। यानी इनमें क्या कर रहा है कि 4 प्लस कर रहा है। आगे भी ऐसे ही 4 प्लस करेगा तो 13वें नंबर पे कौन आएगा? एम आएगा। और इनके बीच में चल क्या रहा है? जेड है, -1 किया, -2 किया तो एक्स है, फिर -2 किया तो वी है, -2 यहाँ पर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? टी मिलेगा, टी। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, MTS। आंसर तो मिल रहा है क्योंकि यही आंसर मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला वाला सही, पहला वाला सही हो रहा है। लेकिन अगला अक्षर, तीसरा अक्षर भी निकालो। इसमें y है, y में -2 करो, w आएगा, फिर -2 करो, u आएगा। अब u में -2 अगर करोगे आप तो आपको यहाँ पर s मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? राइट आंसर क्या हो गया? MTS, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, ए में +1 करता है, बी बनता है, बी में +1 करता है, सी बनता है, सी में +1 करेगा तो डी बनेगा, राइट। जेड में -1 किया, वाई पहले यहाँ पे ऊपर +1 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 करेगा, वाई बनेगा, और वाई में -1 करोगे तो एक्स बनेगा, और एक्स में -1 करोगे अगर आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा डब्लू। तो WD आंसर सही होगा आपका बेटा। डब्लू, एक सेकंड, WD नहीं, DW सही होगा। DW अल्टरनेट ले रहे हैं ना, DW ऑप्शन नंबर सी। अल्टरनेट लेंगे ना तो पहले A B C तो D आया, उसके बाद में माइनस करोगे तो Z Y X W आ गया।
ठीक है, तो DW आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर। 225 की बात करेंगे दोस्तों, तो 225 जो है ये 15 का वर्ग होता है। 289 की बात करेंगे तो ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है। और 441 की बात करेंगे तो ये 21 का वर्ग होता है। तो इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर है। 15 के बाद 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में ऑड नंबर आएगा तो 21 आएगा। तो इसका वर्ग दिया गया है, इसका निकालना है। तो 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग होता है 361, यानी आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 361, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे 20 नंबर है। डेली आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो 11 बजे मॉर्निंग में रहता है। 11 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपको जीके, हिंदी और रीजनिंग, यानी एक ही क्लास में ये सब खल्लास रामबाण क्लास होती है। ऐसा ही हूबहू पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो पहले से ही मैं वैसी प्रिपरेशन कराता हूँ, आपका वैसा ही माइंड मेकअप हो जाएगा कि ऐसा ही जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, तो फिर वहाँ पर आराम से आप करोगे। देखो यार, ये तो पढ़ा हुआ है। 9 का वर्ग 81, तो 12 का वर्ग क्या होगा? 144। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा विकल्प है जो चौथे पद से संबंधित होगा? दोस्तों यहां पर देखो 1 में प्लस, देखो कैसे कर रहा है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है। इसमें क्या कर रहा है? +2 करता है तो 3 बनेगा। यहां पर भी +2 कर रहा है तो 4 बनेगा। यहां पर भी +2 कर रहा है तो 6 बनेगा। यहां पर भी +2 कर रहा है तो 9 बनेगा। यही नंबर तो बन रहा है यहां पे। तो इसमें क्या है? इसके पहले वाला निकालना है तो -2 करेंगे तो 0 आएगा। फिर यहां पर -2 करेंगे इसमें 3 में। एक सेकंड गड़बड़ हो गया। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग 21 नंबर। तो यहाँ पर जब इसका निकालने का बारी आया तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 3 5 8 में -2 करेंगे। -2 करोगे 0, -2 किया 1, -2 किया 3, -2 यहाँ पर किया तो आपको कितना मिल गया? 6। तो सही आंसर देखिए यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, मिनिमम 5 क्वेश्चन। इसमें देखिए, सही का गलत विपरीतार्थक होता है। तो आनंद का क्या निकालोगे भाई? विपरीतार्थक निकालना है ना। विपरीतार्थक बोले तो विलोम, अपोजिट। सही का गलत होता है तो आनंद का क्या होगा? आनंद का क्या करोगे? 22 नंबर पे असंतोष करोगे, खुशी नहीं होगा। खुशी तो समानार्थी हो जाएगा, राइट। चलो, तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्लास मिलेगी वो 2 बजे के बाद मिलेगी, ठीक है। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दूसरे चैनल पे।
दूसरा चैनल जो है टारगेट टीचिंग स्कूल के नाम से है। तो होम पेज में जाओगे तो वो चैनल आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रीजनिंग की क्लासें आप साइंस की क्लासें आपको वहाँ से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता। इसके बाद में आपको जो अगली क्लास मिलेगी शाम को 8 बजे से मिलेगी, शाम को 8 बजे से अगली क्लास मिलेगी। 14-21 का फिर से बताइए, क्वेश्चन नंबर है क्या ये? कौन सा 14-21? ये वाला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें क्या है ना, श्रृंखला दी जाती है, ठीक है। और कहता है कि जो खाली स्थान है उनको आप क्रम से रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा वो तो आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे दोस्तों? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि खाली स्थान दिए गए हैं ना, तो ऐसे तो भैया तो एक एक भर के आप देखो, एक एक भर के देखोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। कम समय में अगर आपको करना है तो तरीका यही होता है कि आप क्या करो, इनके पेयर बना लो। हमने पेयर बना लिया तो हमें यहाँ पर 4-4 के 3 पेयर मिल गए, ठीक है। हमने देखा पहले वाला जो है इसमें केवल एक अक्षर फिल करना है, ए, फिर खाली जगह है, फिर बी है, फिर ए है। और ये दूसरे वाले में देखा कि डबल बी मिल रहा है, तीसरे वाले में देखा कि दूसरे नंबर पे बी मिल रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, श्योरिटी हो गई कि बी होगा। तो एक पेयर हमको यहाँ पर देखिए कंप्लीट मिल गया, ए डबल बी ए। अब इसी को ही फॉलो करेंगे, तो इसको फॉलो यहाँ पर करोगे तो पहले ए पुटअप करोगे यहाँ पे, और उसके बाद में फिर से ए पुटअप करोगे, डबल बी ए, ठीक है। अब तीसरे वाले पेयर में आओगे तो ए है, बी है, फिर हमें एक और बी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपने यहाँ पर जो अक्षर समूह भरा हुआ है वही आंसर बताना है। तो क्या अक्षर समूह भरा है? पहले बी भरा है, फिर ए भरा है, फिर ए भरा है, फिर बी भरा है। तो ये आपका सही आंसर कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर दिया? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आ गई बात समझ में? टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे। इसके बाद में जो 21 नंबर आपका क्वेश्चन है ये बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ से जब इसको निकाल रहे हैं दूसरे पद को, तो प्रत्येक अंक में क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, हम अपोजिट कर रहे हैं, इससे पहले वाले को निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे, ठीक है। बाएं पक्ष में देखोगे तो प्रथम पद से दूसरे पद को निकालना है तो 2 प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर चौथे से तीसरे को निकालना है, नहीं अपोजिट कर रहे हैं उसके। जब अपोजिट करेंगे तो 2 माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो क्या किया, 1 2 4 7 में 2 जोड़ा, इसमें तो 3 मिल गया, इसमें 2 जोड़ा तो 4 मिल गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 मिल गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 मिल गया, ठीक है। यही तो मिल रहा है। लेकिन इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 3 5 8, -2 किया 0, -2 किया, -2 किया 1, -2 किया, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 3, और -2 8 में करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो आंसर आपको क्या मिल गया? 136, 0136, राइट। तो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, शाम को 8 बजे मिलते हैं। शाम को 8 बजे से आपकी क्लास होगी, शाम को 8 बजे से कंप्लीट क्लास होगी आपकी, ठीक है। कंप्लीट क्लास आपको शाम को 8 बजे से मिलेगी। और जिनको साइंस की क्लास लेनी है तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो 2 बजे के बाद मिले, 2 बजे से आपकी साइंस की क्लास करवाएंगे, ठीक है। जय हिंद सभी को। 11 बजे से रेगुलर क्लास होती है, तो मॉर्निंग में 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और शाम को 8 बजे से क्लास।